नमस्कार, जेटीएन लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे जी। पांडे साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपको जेटीएन न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात कि जो केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीति है, बैंकों का हड़ताल, जीआईसी का हड़ताल, एलआईसी का हड़ताल, कहीं न कहीं जो विनिवेश का जो मामला है, एफडीआई का जो मामला है, इन सब सेक्टरों में लग रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है केंद्र की ये आर्थिक नीति। देखिए, जब बीमारी बहुत भयंकर हो जाती है तो उस ऑपरेशन और कुछ कड़ी दवाई की जरूरत पड़ती है। आज साल भर से भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना से जूझा है। ऐसे आर्थिक स्थिति भारत की चरमराई नहीं है और इस बार के बजट में कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया। मैं जिस नेशनल की बात कर रहा हूँ, एफडीआई की बात। अगर एफडीआई आता है, मान के चलिए, तो निवेश तो जरूरी है ना। अगर निवेश नहीं होगा तो फिर प्रगति कैसे होगा? तो निवेश तो जरूरी है किसी भी उद्योग में। पंडित साहब, एलआईसी में पहले से 49% और अब वो बढ़ के 74%। एलआईसी सरकार का सबसे कमाऊ पूत, एक बार पैसा लेने के बाद हमेशा सरकार को डिविडेंड के रूप में सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया सरकार को मिला। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत थी? ये अगर पूरा का पूरा अगर सरकार के पास होता तो दिक्कत क्या थी? नहीं, देखिए क्या है ना, आप सरकार और प्राइवेट दोनों में कंपटीशन होगा तो वर्क कल्चर बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस कारण से किया गया, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया गया। आपका पसंदीदा टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सीए। जिस ढंग से ऑपरेशन चला कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ, बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, म्यांमार के जो घुसपैठी हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा समस्या बन के उभरेगा देश के लिए? देखिए, मैं इतना जरूर बता देता हूँ कि जो भारत के नागरिक हैं और जो धार्मिक आधार पर दूसरे देशों से प्रताड़ित हुए हैं, जिस तरह से हमारा प्रावधान है, जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनको भारत नागरिकता तो देने जा रही है। लेकिन भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहां जो भी व्यक्ति आएगा शरणार्थी बन के आएगा तो ठीक है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ही घुसपैठी आ रहे हैं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी सुरक्षा के लिए निश्चित खतरा होगा। देश की सुरक्षा के लिए एक एक रोहिंग्या के विषय में बताइए, एक एक घुसपैठी को भारत से बाहर जाना ही होगा। बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या हैं जिनके पास आधार कार्ड है और दूसरे पहचान पत्र बन गए हैं। पांडे साहब, आपको लगता है कि कहीं न कहीं एजेंसियों ने गलती किया है या उनकी लापरवाही की वजह से कुछ ऐसे शरणार्थी हैं जो बेवजह शामिल, मेन स्ट्रीम जो है मुख्यधारा भारत का, उसमें वो शामिल होने में कामयाबी जाएंगे? देखिए, इसमें राज्य सरकार की गलतियां हैं। जिस तरह से लोग वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, जिस ढंग से उन्होंने प्रारंभ किया था, और यही अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि हम पॉपुलेशन के आधार पर, जिस तरह से आप जानते हैं, कश्मीर के आपने शुरू में आपने चर्चा की थी, तो कश्मीर हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ के राजा महाराजा रणजीत हरि सिंह हुआ करते थे, और धीरे धीरे पॉपुलेशन के आधार पर जो 90 की जो घटना घटी, जब गृह मंत्री मुफ्ती में सही पहली बार उसके टाइम, उनके टाइम, उस हिसाब से जो षड्यंत्र हुआ, और कहने का मतलब कि लाखों हिंदू वहाँ शरणार्थी बन के देश के विभिन्न हिस्सों में गए। तो फिर किसी प्रदेश में इस तरह का वातावरण तैयार नहीं हो, इसके लिए हम लोग चिंता भी हैं और चिंतन भी करते हैं। अब तो एक्शन भी शुरू हो गया। एक्शन शुरू हो गया, कश्मीर में तो हो गया ना। अभी उसको हम लोग रखे हैं, कैंप में रखे हैं, फिर उनको देश भाग जिस तरह से मेहमान रोहिंग्या की बात करते चलते हैं बंगाल इलेक्शन की तरह, और वहाँ पर जो स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का माइनॉरिटी वोट को लेकर के, आपको लगता है रोहिंग्या का जो समस्या है या बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो समस्या है, एक समय में ममता बनर्जी का ये एजेंडा हुआ करता था, लेकिन अब लगता है कि उसी वोट बैंक के आधार पर वो 15 साल काटने के बाद अब वो फिर से एक और पारी का सपना देख रही है और भारतीय जनता पार्टी उस पर कुठाराघात कर रही है? आपको लग रहा है कि एक सीरियस इशू है बंगाल के लिए भी? देखिए, पहले तो लोग हिंदू समाज को बांटने का काम करता था। हर राजनीतिक दल, देखिए, ब्राह्मण इतना %, क्षत्रिय इतना %, ओबीसी इतना %, है ना, हरिजन इतना, और ट्राइबल इतना, हिंदू समाज को बांटा।
लेकिन मुसलमानों में भी जाति है, पठान है, अंसारी है, पसमंदा है, कसाई है, उसको किसी ने नहीं बांटा। उसमें भी 72 जातियां हैं। तो ये राजनीतिक खेल अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, और राजनीतिक दल इसमें सब समावेश है, सब लोग मिली भगत है कि चाहते हैं कि हिंदू समाज को तो वो बांट के वोट ले लेंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं बांटा, उसका थोक वोट उनको चाहिए। लेकिन इस षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण देश समझ चुका है। और बंगाल में भी जो लोग बांटने का काम करते थे, हिंदू को बांटो, काटो, छांटो और वोट ले लो, इसलिए अब संपूर्ण हिंदू समाज एक हो चुका है। इसलिए 300+ पार हुआ केंद्र में। पंडित साहब एक सवाल है कि झारखंड के अंदर आपका टारगेट 65+ का, बंगाल के अंदर आपका टारगेट 200+ का, झारखंड में फेल हो गया। बंगाल में मीडिया ये मानकर चलती है कि वहाँ पर जो मामला है वो 50-50 का है, जो कम से कम 200 का आंकड़ा तो नहीं है। आप क्या कहेंगे कि जो अंदाज आप लगा रहे हैं वहाँ पे चुनाव परिणाम को लेकर के, क्या लगाएंगे? देखिए, हम तो कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं जानते हैं, इसलिए कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स मेरा विषय रहा नहीं है, सोशल साइंस विषय रहा है, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। वो अर्थमेटिक और कैलकुलस की बात में नहीं है, प्रिडिक्शन है ना। हम इतना जरूर कर सकते हैं, बंगाल में भी मैं गया था, और बंगाल में जिस ढंग से हमारे नेता जा रहे हैं, जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जन सलाब उमड़ रहा है, और निश्चित परिवर्तन होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया बंगाल में, वो फ्लैगशिप पॉलिसी की भरमार है, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे अवार्ड है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो लगता है कि जो बुनियादी सवाल है बंगाल के लोगों का, उसके ऊपर ओवरशैडो करने का कोशिश हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फ्लैगशिप पॉलिसी देखिए ऐसा है, और शायद आपको मैं बता दूं, हमारे जनसंघ जब राजनीतिक दल संघ ने जब निर्माण किया, तो हमारे सबसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी, वो बंगाल के थे, और दीनदयाल उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के थे। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो भी महापुरुष हैं, आपको याद करिए कि लोग पटेल को भूल गए थे, नेहरू परिवार को छोड़कर कोई याद नहीं किसी को नहीं करता था। पटेल को जो गुजरात जिस तरह से मूर्ति पर पटेल को सम्मान दिया गया, महात्मा गांधी को सम्मान दिया गया। और झारखंड की बात सोच लीजिए ना, झारखंड में कोई बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जतरा भगत, बुद्धू भगत का कोई नाम नहीं लेता। लेकिन आज धीरे धीरे अलग झारखंड हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो भी फ्रीडम फाइटर है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका कंट्रीब्यूशन उनको तो आगे बढ़ाना है ना। स्वामी विवेकानंद को लोग भूल गए, रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग भूल गए। पर सब मुझे कंक्लूड भी करना है, वो ये है कि झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन की सरकार है, लगभग 1.5 साल का कार्यकाल बीत गया है। बहुत सारे युवा भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, उनके जो बेरोजगारी है, रोजगार को लेकर के जो बातें हो रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरोना एक बहाना मिला है, और एक पेंडेमिक है, लोग मानते भी हैं कि काम करने का मौका नहीं मिला। अगर आपको समीक्षा करना हो तो संक्षेप में हेमंत सोरेन सरकार की अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर चलना चाहिए। कोऑपरेटिव भावना अगर रहेगा तो केंद्र और राज्य के सहयोग से राज्य भी तरक्की करेगा और केंद्र को भी सम्मिलित होगा। जिस तरह से कोरोना काल में झारखंड सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर केंद्र के गाइडलाइन पर जिस तरह से काम किया, वो काबिल तारीफ है। तो अच्छा काम कोरोना में, आज कोरोना का जंग को हम लोग लड़े। तो उसी तरह से जो भी नेशनल इशू है, स्टेट के इशू है, उसको मिलकर लड़ाई लड़ने से सब समस्याओं का समाधान होगा। लॉ एंड ऑर्डर का एक सवाल है, नक्सल समस्या इन दिनों बढ़ा है, बहुत सारे जवान जो मारे गए हैं, और जो नक्सल थ्रेट है वो एनी टाइम बना रहता है। आपको लगता है पांडे साहब, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी कोई पॉलिटिकल नेक्सस है क्या नक्सलियों के साथ? देखिए, हमारा मानना है कि पहले भी मैंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार का तालमेल। देखिए क्या होता है ना, जब तालमेल होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है और शक्ति बढ़ती है। टीम भावना जिसको बोलते हैं ना, T फॉर ट्यूनिंग, E फॉर एनर्जी, A फॉर एमिशन, M फॉर मैनेजमेंट, अंग्रेजी का शब्द है। T फॉर ट्यूनिंग, तो ट्यूनिंग जब होगा, जब तालमेल होगा। और एम्बिशन है कि राज्य को विकास करना, विदाउट एम ऑफ ए लाइफ, जस्ट लाइक विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, वही एम ऑफ लाइफ जो राज्य सरकार का जो होना चाहिए। और एवरीथिंग इज मैनेजमेंट। अगर सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तालमेल, कोरोना में अच्छे काम किए, अच्छा काम किए, तो इसी तालमेल करके अच्छा काम करें और कौमिक ऑपरेशन करें। जैसे जो झारखंड से जो सीमावर्ती लगे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, बिहार,
इन लोगों से प्रशासन जज से बैठे, केंद्र सरकार से मदद ले, कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए, जिस तरह से हमारी सरकार ने किया था भाजपा की तो सरकार। क्रैकडाउन करे। जी जी, एकदम कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा, निश्चित होगा। पार्टी साहब चुनाव के लिए आप चुनाव के वक्त में बोकारो आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को चलने की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यदुनाथ पांडे जी, सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। JTN लाइव के लिए बस इतना ही। नमस्कार।